अम, आज का टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक ये सल्फर के ही कंपाउंड्स पे आएंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सब किसी को पता होता है कि हम इसको H2SO4 कहते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है मेरे भाई। इसको एक नाम से बोला जाता है मेरे भाई, किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। मतलब इन जनरल बाय डिफॉल्ट एसिड के नाम पे सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया जाता है। वैसे एसिड बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका कुछ बहुत सारा खासियत होता है जिस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड हर जगह पे रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए इसको बोला गया किंग ऑफ केमिकल। ये नहीं कि किंग ऑफ केमिकल का मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, ऐसा कुछ मतलब नहीं। इससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड है अपने पास में, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। इसको कभी कभी ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी बुलाया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी बुलाया जाता है। तुम कहोगे क्यों इसका नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों पड़ा? मेरे भाई इसका जो नेचर होता है ना, थोड़ा सा ऑयल की जैसा होता है। इसका जो नेचर होता है थोड़ा सा ऑयल की जैसा होता है। मतलब इसको अगर देखोगे या उसको तुम टच करोगे, वैसे करना नहीं चाहिए, एसिड है तो मेरे भाई क्या होता है ये, मतलब इसमें ऑयली अपीयरेंस रहता है। वैसा नहीं कि ऑयल की जैसा, उसके जैसा होता है। तो मेरे भाई जैसे विट्रियोल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लिक्विड बोल सकते हो। वैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, बट ये एक सॉलिड होता है। तो इसका कलर विट्रियोल, कलर जो होता है वो ब्लू होता है मेरे भाई। कलर जो होता है उसका ब्लू कलर का एक क्रिस्टल होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अगर कॉपर सल्फेट केवल ले लोगे ना तो वो कलरलेस हो जाता है मेरे भाई। इसी तरीके से FeSO4 डॉट 7H2O अगर ले ले मेरे भाई, तो इसका नाम है ग्रीन विट्रियोल। ये भी तुम्हें पता होगा, ये सबको बार बार हम रिवाइज कराते रहते हैं मेरे भाई। इसी तरीके से और भी टाइप का होता है MgSO4 डॉट 7H2O मेरे भाई। इसे व्हाइट विट्रियोल कहते हैं, इसे व्हाइट ये तो विट्रियोल ये कहते है, हैं। आप सर ZnSO4 बोले क्या? आप तो बोले सर MgSO4। Mg बोल दिए थे, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। ठीक है, जिंक सल्फेट डॉट 7H2 व्हाइट विट्रियोल होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 ब्लू विट्रियोल होता है। FeSO4 डॉट 7H2 ग्रीन विट्रियोल, और जिंक सल्फेट डॉट 7H2 व्हाइट विट्रियोल होता है मेरे। ठीक है, अब देखो इस सल्फ्यूरिक एसिड का प्रीवियस तो कोई काम का नहीं थी, यहाँ का बात थी, तो बस हम तुमको विट्रियोल से रिलेट करवाए, थोड़ा सा ये सब भी वर्ड्स हम लोग पढ़े हैं। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रिपरेशन का अगर बात करें, प्रिपरेशन का अगर बात करें मेरे में, तो इसका प्रिपरेशन करने का बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड मेरे पास SO3 गैस को पानी में डाल दो, तो तुमको पता है मेरे भाई इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और H2SO4 बन जाएगा। SO3 को अगर पानी में डालोगे तो H2O, तो H2SO4 बना लेगा, सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस मेथड को प्रेफर नहीं करते। तुमको क्यों, इसमें क्या बुराई है? तो मेरे भाई सुनना मेरी बातों को मेरे भाई। ये डेल्टा H जो यहाँ पर होता है, यहाँ पे जो डेल्टा H होता है माय डियर स्टूडेंट, वो निगेटिव होता है। तो तुमको इससे भी क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये दिक्कत नहीं है, ये बेटा हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सोथर्मिक है। ये बेटा हाईली एक्सप्लोसिव, ये एक्सोथर्मिक होने की वजह से हाईली एक्सप्लोसिव, अनसेफ होता है, अनसेफ है ये। तो दैट्स वाई कि कभी भी हम लोग को प्रिपरेशन करना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कभी भी SO3 में पानी नहीं मिलाएंगे। अदरवाइज क्या होगा वहां पर, हाईली एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं मेरे भाई, ज्यादा होता है, इसीलिए इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गया। दूसरा मेथड मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा मेथड महा इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना, इसका नाम है मेरे भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो पहले तो एग्जाम में यही सवाल आ जाएगा मेरे भाई कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, एक ऑप्शन में रहेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो आप उसी को टिक लगाएंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और मेरे भाई ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में हमेशा सस्ता मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिकल मेथड यूज किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पहले ही हम टिक लगा दिए, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई जैसे हम लोग याद करो, नाइट्रोजन में हम लोग पढ़े थे मेरे भाई नाइट्रिक एसिड बनाने का, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो उसमें क्या किए थे, सबसे पहले हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करवा करके हम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए थे, NO। फिर NO को फर्दर ऑक्सीडेशन करवाए थे, और फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद NO2 बनाए थे, और NO2 का हाइड्रोलिसिस करवा दिए थे। ये 3 स्टेप्स था। तो इसी तरीके से पहला स्टेप यहाँ पे सल्फर का बोल सकते हो ऑक्सीडेशन है, पहला 2 स्टेप, 2 बार ऑक्सीडेशन वहां पे भी था, इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो मेरे पास सल्फर को हम ऑक्सीजन से, कल बताए थे सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो SO2 गैस बनता है, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो वही है ऑक्सीडेशन, या फिर इसको बर्निंग, कंबशन रिएक्शन भी है, बर्निंग ऑफ सल्फर। वैसा ही है जैसे नाइट्रोजन का था, बस एग्जैक्टली सेम ही है। और मेरे पास सेकेंड टाइम फिर से ऑक्सीडेशन हुआ था, O2, सेकेंड टाइम फिर से ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे भी सेकेंड टाइम फिर से, एकदम रिलेट करो, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, यहाँ पर इस बार ऑक्सीडेशन हो गया SO2 का, उस पर NO का हुआ था, यहाँ पर SO2 का हुआ था। मेरे भाई वहां पर सबसे फर्स्ट स्टेप में कैट लेते थे, कैटालिस्ट, प्लेटिनम या र्यूडियम लेते थे मेरे भाई। यहाँ पे सेकंड स्टेप में लेते हैं, यहाँ पे कैट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, V2O5, NCERT में खुले में लिखा गया है और एग्जाम में भी आता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये कैट है बेटा, कैट। मेरे भाई यहाँ पर स्टार मार्क करके और लिख रहे हैं, NCERT में एक लाइन और भी लिखा गया है कि यहाँ पर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस कैन आल्सो बी यूज्ड एज कैट। मेरे भाई एकदम एस्बेस्टस पढ़ाए थे तुम्हें, लेयर वाला जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, डबल चेन सिलिकेट्स में। तो मेरे भाई यही पर स्टार मार करके लिख देना। अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया है, बट NCERT में ये लाइन लिखी गई है, तो मेरे भाई ये आज नहीं तो कल आएगा। मेरे भाई प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस कैन आल्सो बी यूज्ड एज कैट। मेरे भाई यहाँ पर ये भी कैट की तरह यूज किया जा सकता है, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, ध्यान रखना इस बात को। तो तुमको सर SO3 बन गया, अब इसको पानी में डाल दीजिए, अपना H2SO4 तैयार। तो मेरे भाई इसी पॉइंट को समझाने के लिए हम लिखे थे कि डायरेक्टली SO3 का हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, जैसे NO2 का डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करा करके हम नाइट्रिक एसिड बना लेते थे, बट यहाँ पे ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। तो इंडस्ट्री में अगर ऐसा काम करेंगे तो पता चलेगा इंडस्ट्री ही नहीं रहा फिर। तो मेरे भाई ऐसा गेम नहीं करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग SO3 को थोड़ा सा H2SO4 में मिलाते हैं, पानी नहीं मिलेगा, पानी डाल दोगे तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा H2SO4 लेकर के आते हैं, H2SO4। और मेरे भाई याद करो, हम लोग ओलियम पढ़े थे, तो H2H2O7 हुआ करता था। तो ओलियम जब ब्रेक करता था तो यही दो में ब्रेक कर जाता था, ये भी याद आ रहा होगा। तो मेरे भाई ये ओलियम है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस स्टेप को, कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन हुआ है, SO3 गैस था और H2SO4 में ये एडजॉर्ब हुआ है, इसका भी अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एडजॉर्ब हो रहा है उसके सरफेस में जाकर के। तो मेरे भाई यहाँ पर ये होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4, क्योंकि इसके पास में टेंडेंसी होता है, कभी कभी यहीं पर बुक्स में लिखा था फ्यूमिंग H2SO4। मेरे भाई ओलियम को ही फ्यूमिंग H2SO4 भी कहा जाता है। फ्यूमिंग का मतलब फ्यूम्स का मतलब धुआं टाइप का मेरे भाई, धुआं टाइप का। H2H2O7 का मतलब मेरे भाई ये फ्यूमिंग H2SO4, ये धुआं टाइप का होता है। क्या हुआ इन H4 वहां पर SO3 लिख दिया, absorption of SO3 in H2SO4।
तो मेरे भाई इसको कराते हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि फ्यूम्स ऑफ SO3 है, मतलब वो कहना चाह रहा है मेरे भाई कि ओलियम के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ना मेरे भाई इस ओलियम को हम लोग पानी में डालते हैं। तो ओलियम को जब पानी में डालेंगे मेरे भाई, ओलियम को जब पानी में डालेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स H2SO4 का बनेगा। तुमको कैसे? तो मेरे भाई याद करो, अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका दुगना लेंगे मेरे भाई, उसका दुगना लेंगे मेरे भाई, और पानी निकाल देंगे 2 मॉलिक्यूल से, वो पायरो बन जाता है। पायरो या फिर डाई। तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मेरे भाई ये रिवर्स रिएक्शन हुआ करता था, H2SO4 में से पानी निकाल देते थे। तो हम वापिस डाल भी सकते हैं, और डालेंगे मेरे भाई तो हाइड्रोलिसिस हुआ। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं है, ये केवल एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, वहां पर H2SO4 बन जाता है। तो ये रिएक्शन तुम्हें याद आ गई होगी, अच्छा लगा होगा। तो सिंपल सा है मेरे भाई। हाँ, तुम कहोगे SO3 को डायरेक्टली पानी में डालने से नहीं होगा क्या? हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन वो हाईली एक्सप्लोसिव होगा, तो इसलिए पहले उसको एड्सॉर्प्शन कराते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, ताकि वो सेफ जोन पे हम लोग रह पाए। मेरे भाई ये 2 प्रिपरेशन मेथड तुम्हें हम सिखाए हैं। मेरे भाई एक और है, तुमको याद है नॉन मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या बनता था? नॉन मेटल को अगर नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं मेरे भाई तो क्या बन जाता है? मेटल को नाइट्रिक एसिड, नॉन मेटल को अगर नाइट्रिक एसिड में डाल दे तो क्या बनेगा? याद रहना चाहिए मेरे भाई, मेटल नाइट्रेट बनेगा। मेटल नाइट्रेट बनेगा, यस या नो? पहले हमको ये बताओ। MnO3 नहीं बनता था यहाँ पर, ये नॉन मेटल था, इक एसिड बनता था और NO2 निकलता था। याद करो। यस सर। हाँ, तुम लोग को याद नहीं है मेरे भाई, ऐसे करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पी ब्लॉक पढ़ने का। तो मेरे भाई ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में अगर कॉन्क HNO3 डालेंगे, नॉन मेटल में अगर कॉन्क HNO3 डालेंगे तो नॉन मेटल इक एसिड में जाता है। तो इक एसिड H2SO4, सल्फर का इक और एसिड, और साथ में बेटा NO2 निकलेगा, साथ में NO2 निकलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी H2SO4 का ये प्रिपरेशन मेथड है। तो आई होप यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात केवल एक ही है कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन इसमें से कौन सा मेथड से किया जाएगा? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये सब भी है मेथड, ऐसा नहीं है कि नहीं। एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन रहेगा 4 ठो, उसमें बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिक लगाएंगे। अगला सवाल आ सकता है कि आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है मेरे भाई? तो कैटलिस्ट V2O5 यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? V2O5। हाँ, यहाँ पे पूछा जाएगा कहीं एग्जाम में, आगे आने वाले दिनों में एक और लाइन NCERT में लिखी गई, वो भी आ सकता है। प्लेटिनम के साथ में एस्बेस्टस का मिक्सचर को हम लोग डाल देते हैं मेरे भाई, तो वहां पर से भी हो सकता है, वो भी यूज किया जा सकता है एज ए कैट। तो ये सारी बातें आपके माइंड पे पूरा सेट रहना चाहिए। अगला, अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। उनको क्या प्रॉपर्टीज? तो मेरे भाई कोई बड़ा सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। तो मेरे भाई H2SO4 जो होता है, ये नॉर्मली हर लेबोरेटरी में रखा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स है तो हर जगह पे मिल जाएगा। ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है मेरे भाई। और जो हम लोग लेबोरेटरी पे रखते हैं वो सब एसिड है अगर, तो ये कलरलेस लिक्विड होगा, ये लिक्विड होगा मेरे में, कलरलेस लिक्विड होगा। ये डेंस भी होता है, थोड़ा हल्का, मतलब गाढ़ापन होता है इसमें, और ओआईली होता है, डेंस एंड हल्का ओआईली होता है। ठीक है, डेंस और हल्का ओआईली होता है, इसीलिए ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ऐसा मतलब है तेल के जैसा रहेगा, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा लेस ओआईली, मोर ओआईली, इस तरीके से मेरे में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात करेंगे मेरे भाई कि ये इससे जब आयंस बनाओगे तो इससे 2 टाइप का आयंस बन सकता है, एक SO4 2- और एक HSO4-। अगर एक ही H देगा तो ये 2, तो बोला जाता है H2SO4 फॉर्म्स, इसके हिसाब से बोला जाता है कि H2SO4 फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 2 सॉल्ट बना सकते हैं। एक जैसे सोडियम आ जाएगा तो सोडियम बाइसल्फेट,
और सोडियम सल्फेट बना सकते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से 2 सॉल्ट बना सकते हैं। तो तुम क्या हमें बता सकते हो H3PO4 लेंगे तो कितने सीरीज का सॉल्ट बन सकता है? यस सर। H3PO4 लेंगे तो कितने सीरीज का सॉल्ट बनेगा? अगर H2SO4 लिए तो 2 सीरीज का सॉल्ट बना, तो अगर H3 3 टाइप्स का बनेगा, यस 3 सीरीज। अगर H3PO3 लेंगे तो 2 ही बनेगा वहां पे भी, क्योंकि उसके पास में मैक्सिमम 2 ही हाइड्रोजन दे सकता है। H3PO2 बोलेंगे तो एक ही बनेगा, मतलब उसमें कोई सीरीज नहीं है, एक ही सॉल्ट ही बनेगा बस। तो ये बात समझ में आ गई। सिंपल सिंपल थे 2 लाइंस, ये तो सबको याद होता है मेरे भाई। अब जो हम तीसरा बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, तीसरा बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई जो कॉन्क H2SO4 होता है, ये मतलब बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट तो नहीं होता है, लेकिन मॉडरेट होता है मेरे भाई। मतलब कि H2SO4 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। ऑक्सीडाइज क्योंकि मतलब सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, ठीक है। जैसे नाइट्रिक एसिड भी करता था मेरे में। तो हॉट कॉन्क H2SO4 behaves as moderate ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे, लेकिन बहुत तगड़ा नहीं है मेरे। जैसे HNO3 स्ट्रॉन्गर रहता है, बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन H2SO4 उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ, अगर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बात करें, अगर हम बोले ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बोले, तो मेरे पास सबसे ज्यादा HNO3, H2SO4 और H3PO4 में अगर बात करें, ये तीन में अगर कंपैरिजन करें, एक सल्फर मतलब ऑक्सीजन फैमिली का है, बाकी एक नाइट्रोजन एक फास्फोरस फैमिली के हैं। तो मेरे में नाइट्रिक एसिड के पास में सबसे ज्यादा टेंडेंसी रहता है और फास्फोरिक एसिड के पास में सबसे कम रहता है। ये इसका टेंडेंसी है मेरे में ऑक्सीडाइज करने का। इसका कोई रीजन? इसका भी रीजन है मेरे में, अभी पता चलेगा धीरे धीरे, चल अभी टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। इसका और भी खासियत की वजह से ये ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी थोड़ा कम भी कर लेता है मेरे में। समझते हैं बात को, क्यों ऐसा होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो जानते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो लास्ट क्लास में हम सल्फाइड का बताए थे मेरे भाई, लास्ट क्लास में हम सल्फाइड के बारे, SO2 के बारे में बताए थे, सल्फाइड और SO2 के बारे में। तो मेरे भाई हम बताए थे सल्फाइड H2- अगर वो ऑक्सीडाइज होगा यानी बिहेव करेगा रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह, तो वो सल्फर 0 में जाता है, तो सल्फर 0 में जाता है, याद आ रहा होगा। और मेरे में SO2 के बारे में भी कल बात किए थे, SO2 के बारे में। तो SO2 अगर खुद का अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो या तो SO3 में जाता है या तो बेटा SO3 2- में जाता है, याद आ गया होगा तुम्हें। SO4 2- सर। हाँ सॉरी, SO3 या फिर SO4 2- में जाता है, यस। और मेरे भाई अगर हम बोले कि SO2 अगर रिड्यूस होगा तो वो सल्फर में चला जाता है जब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मेरे भाई उसी के हिसाब से अगर सोचे H2SO4 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ये H2SO4 हम बोले कि ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह। तो इसको हम लोग पीछे वाला से रिलेट करते हैं, SO4 2- ये किससे बन रहा था? तो तुम कहोगे सर SO4 2- SO2 से बनता था। SO2 को अगर ये बिहेव करता था सर, ये खुद अपने आप रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह, तो खुद का ऑक्सीडेशन करके SO4 2- में जाता था। तो अगर H2SO4 ये अगर ऑक्सीड, तो यहाँ पे तो ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो, ये दोनों एक दूसरे पे चेंज हो जाएगा। तो सोचो, तो ये H2SO4 जब भी रहेगा तो वहां पर हम SO2 बना लेंगे। बस पीछे वाला से रिलेट कर दिया, देखो कितना आसान हो गया। कल ये वाला पढ़े थे उल्टा, SO2 SO4 2- में जाता है, आज इसका जस्ट रिवर्स कर दिए। तो मेरे भाई ये बात हो गया, अपने को समझ में आ गया कि अच्छा ये पिछला ही वाला है, यानी कि कल ही पढ़ चुके थे। हाँ मेरे भाई, तो अब ना बेटा ये बात जब समझ में आ गया मेरे भाई, तो अब हम तुम्हें कुछ रिएक्शंस देंगे लिखने के लिए, और लिखना है मेरे भाई, बड़ा हलवा चीज है, बहुत इजी है मेरे भाई। तो मेरे भाई जिंक प्लस
डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए, तो मेरे भाई मेटल्स का रिएक्शन तुम जानते हो एसिड के साथ में, और वैसे ही बताया कि जब मेटल्स है तो इसका ऐसा सोचो ये एसिड है और मेटल का ऑक्साइड सोच लो थोड़ा देर के लिए, तो मेरे भाई ये बेसिक नेचर का हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा मेरे भाई। तो बना लेगा। हाँ, तो जिंक सल्फेट बना लेगा, यस, ZnSO4 बना लेगा, यानी कि जो जो मेरा एसिड था उससे अनायन आएगा, और जो बेस था उससे कटायन आएगा, जिंक सल्फेट। मेरे भाई अगर ऑक्सीजन रहता तो H2O बना देते, अभी सिंस ऑक्सीजन नहीं है तो H2 बन जाएगा, H2 गैस होता है मेरे भाई, तुम सबको पता है, तुमको ये सब बड़ा आसान है, सब कोई मुश्किल है ही नहीं है, ठीक है। तो ये लाइंस तुम्हें समझ में आनी चाहिए मेरे भी, कैसे रिएक्शंस हो रही है, कैसे रिएक्शंस हो रही है। तो अब ना मेरे भाई देखते हैं और क्या रिएक्शन हो सकता है। जिंक वाला तो तुमको समझ में आ गया कि जिंक वाला कैसे रिएक्शन करेगा, कौन कैसे रिएक्शन कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें हम एक बात और कहना चाहेंगे मेरे, ये डाइल्यूट H2SO4 ना दरअसल पानी में कैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, H+ और SO4 2-, ये है दरअसल मेरे, ये है दरअसल H+ और SO4 2-, और ये H+ H2 में जा रहा होगा और सल्फेट जिंक की तरफ जा रहा होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये कुछ समहाउ रिडॉक्स की जैसा भी है। तो ये मेरे भाई जो जिंक था ये हाइड्रोजन से ऊपर था, जो हाइड्रोजन से नीचे होता है उसको पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इसको निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जिंक निगेटिव SRP वाला है, निगेटिव SRP वाला है मेरे भाई। तो निगेटिव SRP वाला जब होगा उसके नीचे में हाइड्रोजन आता है मेरे भाई, यानी यहाँ पे जो H+ है मेरे भाई उसके पास में रिड्यूस होने का टेंडेंसी है, H2 बनने का टेंडेंसी है। अगर यही पॉजिटिव SRP हाइड्रोजन के नीचे वाला ले लेते, हाइड्रोजन के नीचे वाला ले लेते तो वहां पर H2 गैस नहीं बन सकता था। इसका मतलब बेटा क्या समझ में आया, इसका मतलब एक ही लाइन समझ में आया कि अगर हम कॉपर लेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, अगर कॉपर पर डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे तो मेरे भाई कोई कहेगा कि कॉपर सल्फेट प्लस H2 बनेगा, तो नो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या आ जाता है नीचे का, इसका रीजन पॉजिटिव SRP वाला होने की वजह से। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरे भाई ये इस वजह से हुआ। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या यूज हुआ, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो आप बता रहे थे, उतना देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि SO4 2- SO2 में जाएगा। मेरे भाई ये दरअसल मेरे भाई रिडक्शन का, रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे रिडॉक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। तो तुमको अगर फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ये वाला एसिड बेस रिएक्शन था मेरे भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट लगा, इसीलिए साथ में लिख रहे हैं मेरे। और ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अगर यहीं पर कॉपर प्लस कॉन्क H2SO4 लिख दे, कॉपर प्लस कॉन्क H2SO4 लिख दे, तब क्या होगा इस बात को जानने की कोशिश करते हैं मेरे। कॉपर है और कॉन्क H2SO4। अब मेरे भाई यहाँ पे जब कॉन्क H2SO4 आ गया ना, तो मेरे भाई ये अब ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी रखेगा, यानी अब फुल्ली ये रिडॉक्स पर बात होगा मेरे भाई। यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है HNO3 H2SO4 और H3PO4 का, तो ये HNO3 या H2SO4 ये सब मॉडरेटली था मेरे भाई। तो ये मॉडरेटली में नॉर्मल कंडीशन में ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कर पाता है मेरे, कब करेगा, जब कॉन्क रहेगा। और कॉन्क रहेगा मेरे भाई तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, और मेरे भाई ये क्या बना देगा, ये SO2 गैस रिलीज करेगा।
ये क्या रिलीज करेगा? SO2 गैस रिलीज करेगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। SO2 गैस रिलीज करेगा, SO2 गैस रिलीज करेगा। और मेरे भाई अब क्या बनेगा? तुमको सर अब क्या बनेगा उसके अलावा? तो मेरे भाई मेटल का सल्फेट बना देना, मेटल का सल्फेट बना देना, जो मेटल होगा उसका सल्फेट बना लेना, और रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के लिए H2O। मेरे भाई किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन तो होगा ही ना। मेरे भाई H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका मतलब कॉपर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऐसे करके थोड़ा सोचना पड़ेगा ये रिएक्शंस को। इसी तरीके से मेरे भाई तुम्हें एक और रिएक्शन दिखलाएंगे, कार्बन होगा प्लस कॉन्क H2SO4। देखो कॉन्क ही रहेगा तभी वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, और क्या बनाएगा? SO2। क्या बनाएगा? SO2। सल्फेट का यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? रिडक्शन। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन CO2 लिख दो या H2CO3, उससे नॉन एसिड लिख दो, उससे नॉन एसिड लिख दो। इसी तरीके से अगर तुम्हें सल्फर दे दिया जाए कॉन्क H2SO4 के साथ में मेरे भाई, तो सल्फेट का क्या होगा? SO2। और तुमको अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? तो बेटा ये भी कल पढ़ाए थे, यहाँ पर SO2, अगर ये SO4 2- में जाएगा तब जब ये खुद रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। और मेरे भाई SO2 ये सल्फर में जाता है जब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तो मेरे भाई ये सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा तो SO2 में जाएगा, इसका रिडक्शन होगा तो भी SO2 में जाएगा। दोनों बेटा सेम है, दोनों सेम है, और ये सब नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता है। ये सबको कराने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तुमको क्या है? तो सर इस पे बात ये है, इसमें बात ये है मेरे भाई कि ये मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इस बात को ध्यान पे रखना, ये बात को ध्यान पे रखना। अगला बात करते हैं मेरे भाई, अगला बात करेंगे मेरे भाई। फिफ्थ पॉइंट नंबर 4 होगा, पॉइंट नंबर 4 मेरे भाई, कॉन्क H2SO4 जो होता है ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी है। कॉन्क H2SO4 जो है एग्जाम में आता है मेरे भाई, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। हम लोग बहुत बार इससे डिहाइड्रेट भी किया, अभी 1-2 दिन पहले भी किए थे, जहां पर C3O2 का प्रिपरेशन कर रहे थे, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर्मिक एसिड से। तो यहाँ पर भी बिहेव किया था ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह, याद आ गया होगा मेरे भाई। तो ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करने के लिए क्या कंडीशन था, कुछ बताए थे मेरे भाई P4O10 वाले केस पे। तो इसके लिए 2 कंडीशन होता है मेरे भाई, एक एसिड बेस रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि अगर ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करे तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होना चाहिए और रिडॉक्स नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक हो गया तो ये एसिड बेस रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, दोनों फास्ट होता है, दोनों फास्ट होता है। तो इसको नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके लिए हम बताए थे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होने के लिए या तो दोनों मैक्सिमम में हो या दोनों मिनिमम में हो, और एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए एसिड या बेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन होने के लिए मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन के लिए मेनली मेरे भाई जो डिहाइड्रेशन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, जैसे लास्ट टाइम में भी किए थे मेनली। तो C12H22O11 ये शुगर है मेरे भाई, और अच्छा से बोलना चाहते हो तो केन शुगर। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, पानी का 11 मॉलिक्यूल्स है। तो मेरे भाई इसमें कॉन्क H2SO4 डाल देते हैं, कॉन्क H2SO4 डाल देते हैं मेरे भाई, तो ये 12 कार्बन बन जाएगा, 12 कार्बन, और मेरे भाई 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बन जाएगा। मेरे भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, कार्बन ब्लैक होता है तो हमें ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेंड होने लग जाता है, और ये पूरा प्रोसेस को, केन शुगर को कन्वर्जन ब्लैक कार्बन में करने वाले प्रोसेस को चैरिंग कहते हैं।
ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, चैरिंग। इस रिएक्शन का नाम क्या है मेरे भाई, चैरिंग। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन का नाम, मतलब इस रिएक्शन कन्वर्जन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चैरिंग कहते हैं। तो ये ध्यान पे रखने वाली बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, कॉन्क H2SO बड़ा खराब चीज होता है, ये अभी हम बताएं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट डिहाइड्रेट कर जाता है। मेरे भाई एक बहुत गंदा सा एक एग्जांपल है, हम देना तो नहीं चाहते हैं मेरे भाई, बट सिंस एग्जाम में आ जाए तो देना पड़ता है मेरे भाई। ये क्या होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि एसिड फेंक दिया, तेजाब फेंक देना, तो दरअसल यही होता है, वो कॉन्क H2SO4 ही रहता है मेरे भाई। ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। ये तेजाब फेंकना क्या होता है ना, ये स्किन के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो वो डिहाइड्रेट कर लेता है मेरे भाई। और साथ में हम कल बताए थे नाइट्रिक एसिड के बारे में कि वो स्किन को कोरोसिव कर देता है मेरे भाई, पीलापन डाल देता है। तो उससे तगड़ा एसिड है मेरे भाई। और ये डिहाइड्रेटिंग या पानी को वहां का पूरा खींच लेता है ये। तो मेरे भाई लिख लो इस बात को, स्किन बिकम्स ड्राई एंड corrosive ड्यू टू कॉन्क H2SO4। ये कॉन्क H2SO4 होने की वजह से मेरे भाई ये डिहाइड्रेट कर लेता है, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। कोई बोलेगा कि HNO3 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है कि H2SO4, तो आपके मुंह से जवाब आना चाहिए कि HNO3 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और डिहाइड्रेटिंग H2SO4 के पास में डिहाइड्रेशन का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है मेरे भाई। ठीक है, मेरे भाई ये बात समझ में आ गया होगा, ये छोटी छोटी बातें थी जो हम तुमको समझा रहे थे। अगला बात करने जा रहे हैं मेरे भाई तुम्हारे सामने में, एक सिंपल सा रिएक्शन जो कि एक टाइप का रिएक्शन है, यानी कॉन्सेप्ट है। जैसे एक हाइड्रोलिसिस एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट वाला रिएक्शन तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं मेरे भाई। समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन सीख जाओगे मेरे भाई। तो इसी का प्रॉपर्टीज है, इसको भी टिक लगा लेना मेरे भाई, यहां से भी क्वेश्चन जेई एडवांस पे आते हैं मेरे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सबसे बड़ा मेन चीज तो ये है मेरे भाई। यहाँ पर NaCl या यहाँ पर NaF या फिर NaNO3 ले लेते हैं अगर, और साथ में अगर H2SO4 डाल देते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगा। अगर NaCl है तो Na2SO4 प्लस HCl निकल जाता है। अगर ये फ्लोरीन होगा तो HF निकल जाएगा, NO3 होगा तो HNO3 निकल जाएगा। मेरे भाई एक बात को सुनना, एक टर्म होता है वोलाटाइल, जो कि तुम जानते हो अच्छे तरीके से मेरे भाई। ये H2SO4 लेस वोलाटाइल एसिड है, लेस वोलाटाइल है, मतलब ये जल्दी वेपराइज नहीं करता है। लेकिन HCl या HF या HNO3 ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। इसीलिए ना HCl या HNO3 का जब प्रिपरेशन होता है मेरे भाई, तो इसको बंद कंटेनर में किया जाता है, बंद कंटेनर में किया जाता है, ताकि मेरे भाई वो वोलाटाइल होने की वजह से उड़ जाता है, तुरंत वेपराइज कर जाता है। तो बुक्स पे एक लाइन लिखी रहती है मेरे भाई, पहले उसको सुनना, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। पहले मेरी बातों में थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में। मेरे भाई बुक्स पे एक लाइन क्या लिखा रहता है कि जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं कि मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल या लेस एक्टिव मेटल, उसी टाइप से यहाँ पर भी एक बुक में एक लाइन लिखा रहता है कि लेस वोलाटाइल एसिड डिस्प्लेसेस मोर वोलाटाइल एसिड, लेस वोलाटाइल एसिड डिस्प्लेसेस मोर वोलाटाइल एसिड। लिख लेते हैं, इस लाइन को लिख देते हैं मेरे भाई। लाइन क्या लिखा रहता है, बट ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये लाइन बोला तो जाता है मेरे और दिख भी रहा है, तो इसे समझ कुछ नहीं आता है मेरे। तो इसको समझने के लिए हम तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अभी याद दिलाएंगे मेरे। लेस वोलाटाइल एसिड डिस्प्लेसेस मोर वोलाटाइल एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, volatile acid from its salt।
लेस वोलाटाइल एसिड से हमको मोर वोलाटाइल एसिड मिल जाता है। ठीक है, कैसे कैसे लिखा इसे, अंग्रेजी तुमको अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। लेस वोलाटाइल एसिड है, ये डिस्प्लेस करेगा यानी ये निकालेगा किसको, मोर वोलाटाइल एसिड। कहां से, उसके सॉल्ट से। ये सॉल्ट था, लेस वोलाटाइल एसिड सॉल्ट से रिएक्ट करके मोर वोलाटाइल एसिड को निकालेगा। ये लाइन का मतलब। लेकिन इससे कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आता है मेरे लिए, इससे कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, यहां पे सबसे पहले एक बात और बता दे मेरे भाई, ये NO3 माइनस है, इससे ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और SO4 2 माइनस है, यानी ये नाइट्रोजन भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, सल्फर भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, यानी यहाँ पे रिडॉक्स तो नहीं होगा। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये भी एक एसिडिक नेचर का, ये भी कुछ वैसा ही है। तो यहाँ आप सुनते हो कैसे रिएक्शन हो रहा है, आराम से सुनेंगे समझेंगे मेरे में। कोई बोलेगा सर NaCl NaF तो लिखे हो, NaBr और NaI क्यों नहीं लिखे हो? तो मेरे में थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाना चाहिए बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात मतलब ऑर्गेनिक का बात। मेरे में ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन पढ़ाए थे और हम बोले थे ये NCERT में गिवन है। क्या गिवन था मेरे भाई, कि जब OH होता था, अल्कोहलिक ग्रुप होता था, अल्कोहलिक ग्रुप होता था मेरे भाई, और वहां पर अगर हमें कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना होता था, याद करो रिएक्शन करवाते थे हम लोग किसी से, NaI से या किसी से, तो हम लोग बोलते थे कि अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल है, NaI में Na प्लस तो कुछ नहीं करेगा, I माइनस भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करता था, और हम बोलते थे कि H2SO4 डाल देंगे तो पहले उसको लीविंग ग्रुप बनाएगा और फिर अटैक करो। लेकिन याद करो वहां पे एक बात और ऐड किए थे कि H2SO4 के साथ में नहीं हो पाता है, H2SO4 के साथ में नहीं हो पाता है, वहां पर H3PO4 लेना पड़ता है। हम बोलते थे वहां पर H2SO4 क्या करता है, I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लाइन समझ में आएगा, Cl में ऐसा नहीं हो पाता है, Cl2 में नहीं जा पाता है, I माइनस में चला जाता है। क्यों जाता है, तो इस बात को समझने के लिए आप जमे रहे बोर्ड पर। चलो मेरे आगे की बात करते हैं। मेरे भाई एक बात तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे, तुम कहोगे क्या मेरे भाई, फिर से नाकाम हुआ CBI, है ना? क्या का ऑर्डर था ये, ऑक्सीडाइजिंग पावर का, है ना, खुद का ऑक्सीडेशन होने का, है ना? तो खुद का ऑक्सीडेशन होने का, या फिर बोल सकते हो रिड्यूसिंग पावर बोल सकते हो। तो मेरे भाई हम तुमको याद दिलाते हैं, रिड्यूसिंग पावर ऑफ, यहाँ पर हमें हैलाइड्स के बारे में ही डिस्कशन करना है, हैलाइड के बारे में ही डिस्कशन करना है मेनली। वो HNO3 तो अब समझ में आ जाएगा, इसको जैसे ही समझा देंगे वो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर से नाकाम हुआ CBI, फिर से नाकाम हुआ CBI, यानी इन लोग का रिड्यूसिंग, सबसे ज्यादा रिड्यूस करने का जो पावर है I माइनस के पास में, तो इसका मतलब ये सबसे बढ़िया, वेरी गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट, ये वेरी गुड ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है मेरे भाई। ये गुड है, अच्छा है, गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट है मेरे भाई। ये जो है ये पुअर है, जाहिर सी बात है घटता चला जाएगा। ये वेरी पुअर है, वेरी पुअर रिड्यूसिंग रिएजेंट है। मतलब ये F अपने पास में माइनस रखना चाहता है, किसी को देना नहीं चाहता है, किसी को रिड्यूस नहीं होने देना चाहता है, अपने पास में इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता इसके पास में जाए। तो मेरे भाई अगर तुम यहाँ पर समझते चलना, अगर तुम यहाँ पर NaI और H2SO4 ले लेता, NaI और H2SO4 ले लेता मेरे भाई, और तुम सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन करा देता है, मतलब कटायन का इसका अनायन से रिप्लेस अनायन, जब भी मतलब एसिड या बेस नहीं मिले मेरे, जब भी एसिड या बेस रिएक्शन नहीं मिले और उसी के टाइप का सॉल्ट एसिड मिल जाए या सॉल्ट बेस मिल जाए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कटायन और अनायन को रिप्लेस कर देना होता है। क्या बोले सुनना, एक तो होता है बेटा रिडॉक्स,
वो तो क्लियरली पता है कि रिडॉक्स कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, वो तो पता चल जाता है। जैसे KMnO4 आ गया, या सल्फेट का भी कुछ बताया, नाइट्रिक एसिड का पढ़ा दिया अलग से मेरे, चलिए वो सब तो याद हो गया, ध्यान में रह गया। अब मेरे भाई मान लो तुम कॉन्सेप्ट लगा रही तो दिखेगा सॉल्ट है, ये सॉल्ट है और ये एसिड है, अब ये कैसे रिएक्शन कराएंगे? तो मेरे भाई ऐसे केस में सिंपल से एक ही कॉन्सेप्ट लगाना हमेशा, कटायन और अनायन एक दूसरे का रिप्लेस कर देना, वही आंसर होता है। तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये सब दिखता है मेरे भाई, वही बात को बोल रहे हैं। तो मेरे भाई तुम बना दो इसमें Na2SO4 और मेरे भाई HI बना दो। हम बैलेंसिंग पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, बैलेंसिंग से अपने कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे HI में I माइनस होता है, HI में I माइनस होता है, ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये I माइनस I2 के फॉर्म में जाना चाहेगा, ये I माइनस I2 के फॉर्म में जाना चाहेगा मेरे। I माइनस किसके फॉर्म में जाना चाहेगा मेरे भाई? I2 के फॉर्म में जाना चाहेगा। कब? जब इसके सामने में कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आ जाएगा, जब इसके सामने में कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर HI है और साथ में SO4 2 माइनस मेरे भाई, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद रिड्यूस हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे केसेस पे H2SO4 या सल्फेट आयन रहता है मेरे भाई, तो ये I माइनस के फॉर्म में रह नहीं पाएगा। ये I माइनस सल्फेट के सामने में, यहाँ पे भी I माइनस है, यहाँ पे भी सल्फेट है मेरे भाई। ये I माइनस एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये रह नहीं पाएगा, यहाँ पे रिडॉक्स होने लग जाएगा। और बेटा यहाँ पे I माइनस नहीं बल्कि I2 मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये रिएक्शन इसीलिए हम नहीं करवाए, इसीलिए हम अभी जो इससे पहले पेज में लिखे थे क्लोरीन के साथ हो सकता है, कहे कि इसके पास में क्या है, पावर कम है, पावर कम है। बहुत रेयरली हम लोग Cl माइनस कहीं पे Cl2 बनाते होंगे, लेकिन Br माइनस वाले में थोड़ा बहुत ये रिएक्शन हो भी सकता है, थोड़ा बहुत हो भी जाता है मेरे में। I माइनस में एकदम नहीं हो पाता है। तो दैट्स वाई HBr और HI को इस मेथड से तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। HI कांट बी प्रिपेयर्ड, इसमें रिडॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई लिख लेना, रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस, इस दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। HBr एंड HI कांट बी प्रिपेयर्ड by using conc H2SO4। ये conc H2SO4 के साथ में बिहेव नहीं कर पाता है, तो दैट्स वाई इन लोग लेस वोलाटाइल बोल रहे हैं। ये लेस वोलाटाइल भी होता है, मतलब वेपराइज नहीं करता है, बिकॉज HBr एंड HI आर गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट, गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये बात अब समझ में आया होगा तुम्हें, क्या बोले अभी तक कि अगर यहाँ पे NaCl रहता तो HCl बन जाता है, NaF रहता तो बन जाता है मेरे भाई। फिर से नाकाम हुआ CBI, तो नाकाम में NO3 माइनस भी है, तो इसीलिए NaNO3 भी आ रहा था। यहाँ पे हम हैलाइड्स का केवल लिखे हैं, बट यहाँ पे इसी के बीच पे NO3 माइनस भी होता था, दैट्स वाई HNO3 बन जाता था। उसके पास में रिड्यूसिंग टेंडेंसी कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो इसके पास में ये I माइनस के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, ये I2 में चला जाएगा। तो अब सवाल है कि अगर बेटा हमें HI बनाना होगा तो क्या होगा? हाँ, इससे पहले कि हम तुमको बता दें कि यहाँ पे अगर तुम NaI को H2SO4 के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या क्या मिलेगा, ये बता ले। रिडॉक्स होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट, I माइनस किस में जाएगा, I2 में जाएगा, I माइनस I2 में जाएगा। SO4 2 माइनस, तो तुम कहोगे सर SO4 2 माइनस अभी जस्ट बताए थे SO2 में जाएगा, SO4 2 माइनस SO2 में जाएगा। तुमको इसका मतलब रिएक्शन हो गया क्या सर, रिएक्शन हो गया क्या सर? तो मेरे भाई रिएक्शन हो गया, और साथ में सोडियम कहा जाएगा, सोडियम तो सर लिखे नहीं यार, तो मेरे भाई जो बच जाता है उसको अपने उसके सॉल्ट के फॉर्म में लिख देना,
उसको सॉल्ट के फॉर्म में लिख देना है Na2SO4। और पानी वानी सिंस ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो तुमको बैलेंसिंग रिडॉक्स के मेथड से करना चाहिए और H2O लिख देंगे। H2O लिख देंगे, वो पानी उसकी वजह से है। इसी तरीके से अगर NaBr होता मेरे भाई तो Br किस में चला जाता, Br2 में, Br2 में मेरे भाई सल्फेट किस में चला जाता है, SO2 में। ध्यान रखना इसके अलावा जो मेटल कटायन बच जाता है वो अपने सॉल्ट में चला जाता है, अपने सॉल्ट में चला जाता है। तो Na2SO4 KBr होता तो K2SO4 हो जाता, तो इस तरीके से हो जाता। तो ये सिंपल बात है मेरे भाई, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, विल टेक प्लेस, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा मेरे भाई। जब ये सारी बातें समझ में आ गई तो तुम कहोगे सर अगर हमको HI बनाना होगा तो फिर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मेरे भाई हमें इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर को घटाना पड़ेगा। तो तुमको घटाने के लिए क्या लेंगे सर, तो मेरे भाई याद करो ऑर्गेनिक में H2SO4 को हटा करके H3PO4 ले लेते थे। तो ये काम करेंगे, तो यही लाइन लिखने जा रहे हैं, by using H3PO4 in place of H2SO4। ठीक है, तो मेरे भाई अगर H2SO4 को हटा करके H3PO4 ले लेंगे तो all हाइड्रोजन हैलाइड्स all हाइड्रोजन हैलाइड्स जो जो एग्जांपल्स में मतलब आप समझ लो HF है, HCl है, HBr है और मेरे भाई HI कैन बी प्रिपेयर्ड। तो तुम कहोगे सर इतना देर से फिर H2SO4 लेने से क्या फायदा, हम H3PO4 से करा लेंगे। तो मेरे भाई नॉर्मली जो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा H2SO4 की होती है, जो दैट्स वाई हम लोग H2SO4 को पहला प्रेफरेंस दे देते हैं। वरना H3PO4 हम आसानी से यूज करके यहाँ पे HI प्लस के H2PO4 बना लेते हैं। ये अभी एक ही H प्लस छोड़ेगा, एक ही H प्लस छोड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर फिर से अब नेचर बात करोगे मेरे भाई तो ये वाला लेस वोलाटाइल, ये मोर वोलाटाइल हो जाएगा। ये लेस वोलाटाइल, इसके सामने में HI जो होगा ये मोर वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल ये मोर वोलाटाइल, इसके सामने में ये ज्यादा वोलाटाइल है। डिपेंड करेगा ना सबके सामने में किसके साथ में ज्यादा वोलाटाइल बिहेवियर शो करता है। तो ये हो गया। तो इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि लेस वोलाटाइल वाला मोर वोलाटाइल को रिप्लेस करता है। असल में ये कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कॉन्सेप्ट ये था मेरे भाई कि इसके पास में रिड्यूसिंग पावर ज्यादा था तो रिड्यूस कर दे रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट था और ऐसा लग रहा होता है कि लेस वोलाटाइल वाला मोर वोलाटाइल को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बन गया। तो इसी के नाम से हम हमेशा बुलाएंगे, देखो बेटा यहाँ पे लेस वोलाटाइल वाला मोर वोलाटाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो तुम समझ जाना यहाँ पे रिड्यूसिंग रिडॉक्स का बात कर दे रहे हैं और ऐसा बात करेंगे आगे चल के मेरे भाई सल्फर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखना है तुम्हें H3O9 का। एक बार जल्दी से बताओ ये सारी बातें तुम्हें समझ आई कि नहीं मेरे भाई। यस सर। मेरे भाई SO3 जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मेरे भाई H3O9 इसका मतलब ये पॉलीमर बनाने के लिए बोल रहा है। तो मेरे भाई क्या होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मेरे भाई इसका एक पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो अब इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा मेरे भाई। फिर इसी तरीके से ये दूसरा वाला सल्फर आएगा ऑक्सीजन, फिर तीसरा सल्फर आएगा, सब अपना 6 बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा मेरे भाई। तो अगर H3O9 है बेटा, H3O9 है तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ दूसरा सल्फर आएगा, इसका डबल बॉन्ड O और इसका एक ऑक्सीजन, फिर एक तीसरा सल्फर आएगा, इसका 2 ऑक्सीजन और मेरे पास एक और ऑक्सीजन और ये जुड़ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, H3O9 एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी 3 ही मॉलिक्यूल है ये आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ ज्यादा रह सकता, S4O कुछ 12 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे भाई इसमें अब पूछा जाएगा तुमसे सवाल कि SS बॉन्ड कितना है, जैसे P4O10 का पढ़े थे हम लोग, तो ये सब सिंपल चीजें हैं मेरे में, 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनैरिटी, नॉन प्लेनैरिटी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको ये काउंटिंग हम सिखा चुके हैं P4O10 में, तो हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे मेरे में।
आई होप ये जो बातें तुम्हें बताई गई वो समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए मन में मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे भाई हैलोजन्स के बारे में। तो मेरे भाई तुमको सच सच बताएंगे तो आधा हैलोजन यही पढ़ा दिए तुमको रिड्यूसिंग पावर जो अभी बताए ये हैलोजन्स ही तो था मेरे भाई, ये हैलोजन्स के बारे तुम्हें पढ़ाया गया। तो मेरे भाई अब तुम्हारा हैलोजन्स तो आधा यहीं पे खत्म कर दी, तुमको लग रहा होगा अब सल्फर पढ़ रहे हैं, लेकिन दरअसल तुम्हें अब हैलोजन फैमिली तब से पढ़ा रहे थे। अच्छा, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 मेरे भाई हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कुछ ज्यादा नहीं। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और लास्ट में बेटा एक तो एस्टाटीन भी होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। एस्टाटीन भी होता है, रेडियो एक्टिव होता है मेरे भाई, स्टार मार्क करने का मतलब रेडियो एक्टिव हो गया मेरे भाई। लोग का जनरल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करोगे तो NH2 NP5 होता है, NH2 NP5 होता है। अगर इसका एटॉमिक रेडियस बात करें मेरे भाई, इसका एटॉमिक रेडियस अगर बात करें मेरे भाई, तो एटॉमिक रेडियस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ता है मेरे भाई डाउन द ग्रुप, सबको पता होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा मेरे भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई ऐसा कोई अदर सा रीजन कुछ नहीं है मेरे भाई, एकदम खुले में है यहाँ तक। अब मेरे भाई यहाँ पर अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट, ये एक बात हो गया, एटॉमिक रेडियस ये दूसरा बात हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरा। अगर बात करें मेरे भाई यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, तीनों का ऑर्डर सेम है। तुम्हें अब ऑक्सीजन फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं आया था, इसमें भी डायरेक्टली सीधा सीधा चल रहा था मेरे में, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। F2, Cl2, Br2 और I2 मेरे भाई। फ्लोरीन हमेशा एग्जिस्ट करता है F2 के फॉर्म में, इसलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ये सब का ऑर्डर ये सब होता है। एक और बता देंगे बात कि I2 जो होता है ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है मेरे। तो ऑब्वियस सी बात है जो गैसेस होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वो तो ऑलरेडी पेपर में है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं मेरे भाई। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो बताने जा रहे हैं मेरे भाई। ये इसका कलर पेल येलो होता है मेरे भाई, इसका कलर पेल येलो होता है। Cl2 का कलर ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो होता है। और मेरे भाई तुमको सच बोलेंगे तो Br2 का कलर हम लोग ऑर्गेनिक में याद किए थे, कैसा कलर होता है, रेड ब्राउन, याद आया। ब्राउन। हाँ रेड ब्राउन होता है, ये ऑर्गेनिक में पढ़े थे हम लोग, तो मेरे भाई यही बस याद दिला रहे तुम्हें, रेड ब्राउन होता है। और मेरे भाई I2 का भी कलर सबको याद रहता है, वायलेट सॉलिड होता है, वायलेट सॉलिड होता है। तो मेरे भाई दो ठो तो ऐसा ही याद था, और बस थोड़ा सा फ्लोरीन का याद रखना है पेल येलो, और क्लोरीन का याद रखना है तुम्हें ग्रीनिश येलो होता है। क्लोरीन का याद रखना है और तुम्हें फ्लोरीन का याद करना है मेरे भाई। ये दो बातों को अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा मेरे। आगे की बात करते हैं मेरे भाई, अभी सबका प्रिपरेशन ये सब थोड़ा थोड़ा बात बताएंगे तुमको अच्छा लगेगा जान करके। तो मेरे भाई इस सबसे पहले हम प्रिपरेशन बात करेंगे। एक यहाँ पे प्रोसेस होता है डिकॉन्स प्रोसेस, डिकॉन्स प्रोसेस होता है मेरे भाई, उसके से ऑस्टवाल्ड प्रोसेस था, इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फिर यहाँ पे डिकॉन्स प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्लोरीन का प्रिपरेशन होता है उससे। तो एग्जाम में आएगा मेरे भाई, मेनली बोल सकते हो इसमें हम लोग को क्लोरीन के बारे ही पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा मेरे भाई, सब तो पढ़ ही लिया ऑलरेडी, ये हेलोजन चैप्टर बहुत छोटा है मेरे भाई। डिकॉन्स प्रोसेस आपको सारा डीपीपी भेज दिया गया है मेरे भाई, पी ब्लॉक से रिलेटेड, आप वो सारे डीपीपीस को बना लेंगे, आपको सारे डीपीपीस को बनाएंगे। हाँ जो ग्रुप्स नहीं पढ़ाई हुआ उसको नहीं बनाएंगे आप मेरे भाई। HCl, HCl और O2 आया मेरे भाई, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, तो फिर पढ़ा क्यों रहे जब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो बिना इंपॉर्टेंट के हम पढ़ाते नहीं है।
मेरे भाई HCl है और O2 है, तो वो ये क्या करेगा, तो मेरे भाई HCl में Cl माइनस है, और अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, तुम किसी को ऑक्सीजन दोगे तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन दोगे तो वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो Cl2 बनाएगा मेरे भाई, और हाइड्रोजन H2O, दोनों का अपना अपना हो गया मेरे भाई। ये कुछ नहीं आएगा रिएक्शन, इसमें केवल यहाँ पर से एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिकॉन्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करता था, तो आप याद रखिएगा मेरे भाई, क्यूप्रिक, यहाँ पे कॉपर का +2 है, क्यूप्रिक क्लोराइड मेरे भाई, यही याद करना, इससे मत भूल जाना मेरे भाई, क्यूप्रिक क्लोराइड यूज होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, समझ गया मेरे भाई। बस इतना ही बात आपको याद करना है, ये रिएक्शन याद रहा तो अच्छी बात, नहीं याद रहा तो कोई बुरी बात नहीं, आएगा ही नहीं। ये क्यूप्रिक क्लोराइड तुम्हें याद करना है, आई होप अभी जस्ट याद हो गया होगा, लेकिन तुमको मन में लग रहा होगा कि हमको याद हो गया है, लेकिन हम सच बताएंगे मेरे भाई, ये कल भूल जाओगे, अभी जस्ट पढ़े हो इसलिए याद है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम फंस जाओगे मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आई होप ये आप पढ़ेंगे घर में जाकर के। अगला मेरे भाई हाइड्रोलिसिस पढ़ाना हमको है मेरे भाई, हाइड्रोलिसिस, रिएक्शंस पढ़ना, यही एक तो प्रिपरेशन पढ़ना था तुम्हें बेटा, रिएक्शंस पढ़ाएंगे मेरे भाई। चलो मेरे भाई, Cl2 का हाइड्रोलिसिस करो पानी में मेरे भाई, हम चाहते हैं Cl2 का हाइड्रोलिसिस करो फटाफट। HOCl plus HCl। हाँ लिख लिया, फटाफट लिखना भी है मेरे भाई, इन्हें कि सिर्फ चुपचाप से बोल करके चुप हो गए। सर लिख लिया, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा, HOCl कैसे बनाते हैं मेरे भाई इसको, तो यहाँ पे स्टूडेंट को ना थोड़ा कंफ्यूजन आता है मेरे भाई, हम देखे हैं सर ये वाला कैसे हो गया, तो मेरे भाई आप देखो समझा रहे हैं हम मेरे भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे Cl और Cl, तुमको यहाँ पे सर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम है, फिर कैसे करवा दिए आप, तो मेरे भाई देखना, देखो मगर बोर्ड पर मेरे पास Cl का क्या होगा, पानी आएगा, पानी आएगा, लोन पेयर लाएगा, तो ये क्या होगा ना, पानी की वजह से थोड़ा पोलराइज होगा, तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस आएगा और इसके ऊपर पार्शियल माइनस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में जब कोई पोलराइज करता है मेरे भाई, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पर ये पोलराइजेशन हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन फिनोमेना की वजह से एक Cl में OH लगा और दूसरे Cl में H लग गया, तो ये बन गया मेरे भाई HCl। अब मेरे भाई Cl2 का कलर कैसा था पहले, ग्रीनिश येलो, अभी जस्ट पढ़ा है मेरे भाई Cl2 का कलर कैसा था, तो ग्रीनिश येलो था मेरे भाई, तो कहोगे हाँ सही, तो आप सही बोल रहे हैं, तो मेरे भाई ये Cl2 का कलर ग्रीनिश येलो था मेरे भाई, लेकिन पानी में जब डाल दिए मेरे भाई, तो इसका कलर तो धीरे धीरे क्या होगा मेरे भाई, लूज करेगा, बोल सकते हो लूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो और मेरे में जब रिएक्शन हो जाएगा, जब रिएक्शन हो जाएगा तो अब क्लोरीन रहा कहाँ मेरे में, तो इसका धीरे धीरे कलर डिसअपियर होता हुआ दिखाई देता है, तो मेरे में एक लाइन लिख रहे हैं, ऑन स्टैंडिंग Cl2 plus H2O loses its yellow color, loses its yellow color। कोई पूछेगा वाई, तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HOCl एंड HCl, मतलब यहाँ पे अब रहा ही नहीं क्लोरीन, तो बोला जाता है एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं लिखेगा बेटा कि Cl2 को पानी में डालो, वो एग्जाम में तुम्हें घुमाएगा, बुड़बक बनाएगा, वो कहना चाहता है कि तुम उसका प्रोडक्ट बताओ, बोला जाएगा कि छोड़ देते हैं जब लॉन्ग टाइम के लिए, और स्टैंडिंग का मतलब खड़ा नहीं कर दिए है मेरे, इसका मतलब है लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिए हैं, तो इसका येलो कलर डिसअपियर होने लग जाता है, पूछा जाएगा क्यों, तो मेरे भाई जवाब तुम्हारे सामने में है, तो ये बात एकदम क्लियर है, बहुत आसान है मेरे भाई, तुम्हें एक दो रिएक्शन और जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हो फटाफट मेरे सामने में लिखना मेरे भाई, Na2SO3 एक सेकेंड मेरे भाई, Na2 एक सेकेंड,
यहाँ पे एक बात हमको बताना है। अच्छा चलो पहले रिएक्शन को लिख देते हैं मेरे पास, फिर तुमको समझाते हैं। Cl2 प्लस H2। इसका रिएक्शन को लिखने से पहले हम तुमको एक बात समझाएंगे मेरे में, उसके बाद तभी रिएक्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे में। अभी थोड़ा देर HOCl है मेरे पास में, पानी में डालेंगे तो मेरे भाई ये HOCl ही बनाएगा। तो ये HOCl जो होता है मेरे भाई, HOCl और HCl जो होगा मेरे भाई, ये दरअसल HOCl एक एसिड है जिसमें H प्लस होता है और OCl माइनस होता है मेरे भाई। अभी थोड़ा देर के बाद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये OCl माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अभी तुम कहोगे सर क्या मतलब, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, अभी कुछ नहीं बताए हैं हम, बस हम बोले हैं मेरे में कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है मेरे भाई। होता क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से +4 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करके, क्या ये HOCl बना है और HCl बना है, तो ये ऑक्सीडाइज करके Na2SO4 प्लस HCl बन जाता है। मतलब मेरे भाई ये HOCl के नीचे लिख लेना, ऊपर में बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्यों होता है ये आपको हम समझाएंगे, इसके नीचे पे लिख लेना बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अभी केवल लिख लेना है मेरे भाई, कुछ करना नहीं है मेरे भाई, लिख के छोड़ देना है। हाँ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये ऑक्सीजन देगा, वो सारी बात हम बताएंगे। अभी नहीं, थोड़ा देर वेट करो, कितना टेम्परेचर होगा तब देगा, कम टेम्परेचर होगा तो देगा कि नहीं देगा मेरे भाई। तो ये सब बात हम तुमको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। तुमको कब, सर थोड़ी देर के बाद। हाँ, ये Na2SO3 कैसे बन गया सर? Na2SO3 कहाँ से लेकर के, Na2SO4 बना है। Na2SO3 को लेकर के थे सोडियम सल्फाइड को, सोडियम सल्फाइड को लेकर के आए हैं, ठीक है। कहीं से बनाए होंगे। SO3 2- भी होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड भी होता है अपने पास में मेरे भाई। SO2 है और उसको ऑक्सीडाइज करना है, तो तुमको पता है SO2 को SO3 लिख सकते हो, और बेटा पानी है तो क्या लिखना चाहिए, H2SO4। ये तो क्लियर है मेरे भाई, ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और SO2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो SO4 2- और पानी के प्रेजेंस में या SO3 तो H2SO4 लिखेंगे। और साथ में बेटा HOCl ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, HCl नहीं, HCl बाहर कर दिए, HCl बाहर कर दिए। हाँ, अब हम तुमको समझाना चाहेंगे थोड़ी देर के बाद कि ये क्यों ऐसा काम कर रहा है, कब काम करेगा और कब नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन और बताएंगे मेरे में। ये सब रिएक्शन था Cl2 वाटर के साथ में, पानी के साथ में, ये 3 रिएक्शन था, हाइड्रोलिसिस वाला से रिलेट हो रहा। तुम कहोगे अब क्या बताना चाहते हो मेरे भाई, तुम्हें अब जो हम बताना चाहते हैं मेरे भाई, वो है रिएक्शन विथ ड्राई Cl2, रिएक्शन विथ ड्राई Cl2। तुम कहोगे इसका मतलब सर, मेरे भाई पहले वाले में एक्वस Cl2 था, अब मेरे पास ड्राई Cl2, मतलब केवल Cl2 है। तो मेरे भाई ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और अगर Cl2 अगर ड्राई लिखा हुआ आ गया तो बेटा ये COCl2 बना देता है। CO ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, Cl2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मेरे में, +2 से +4 में गया है, +2 से +4 में गया है। यानी यहाँ पे Cl2 रिएक्ट कर गया मेरे, Cl2 रिएक्ट किया। इसी तरीके से अगर देखा जाए SO2 + Cl2, ये भी अगर ड्राई लेंगे तो मेरे भाई ये क्या बना देता है, SO2Cl2। ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसका नाम है। लास्ट क्लास में देखे थे मेरे भाई, ये Cl2 रिलीज करता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और मेरे भाई इसका नाम है फॉस्जीन, जो ऑर्गेनिक में पढ़े थे मेरे, फॉस्फीन नहीं, फॉस्जीन नाम है मेरे में, फॉस्जीन नाम है इसका। पॉइजनस गैस होता है, याद आ रहा होगा मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म, ये सब के टाइम में हम बताए थे ये सारी बातों को, तो इसका नाम है फॉस्जीन, Yes. ठीक है। तो ये रिएक्शन है मेरे में क्लोरीन के साथ में, CO + Cl2 COCl2, SO2 + Cl2 SO2Cl2 बना लेता है। हाँ, अब तुमको पानी वाला एग्जांपल बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है मेरे में, चिल रहने का।
एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हें समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा हम लोग का आज का लेक्चर के बाद में बच जाएगा, आज का लेक्चर के बाद में बच जाएगा, ठीक है। इस पेज में पूरा हम लिखेंगे, तब लेक्चर को आज एंड करेंगे। थोड़ा सा बच जाएगा हम लोग का, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 5th नंबर पॉइंट महा इंपॉर्टेंट है, पहले ही टिक लगा रहे हैं। हाँ, Cl2 और H2O वाला बात अभी समझाए नहीं, टेंशन मत लेना, आज नहीं समझा पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे रिएक्शन विथ अमोनिया पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ Cl2 क्लोरीन का विथ अमोनिया, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो अभी तुमको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है मेरे भाई। इसमें पहला रिएक्शन इसके अंदर पे नंबर 1 NH3 प्लस Cl2, NH3 प्लस Cl2। सवाल है कि ये रिएक्शन कैसे करेगा, कैसे करेगा मेरे। तो मेरे भाई यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, क्लोरीन का 0 है, NH3 है और साथ में Cl2। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ड्राई है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब तुम ड्राई Cl2 एज्यूम करो। तुम कहोगे सर अभी आप बोले कि ये रिएक्शन करता है जैसे COCl2 से, तो ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हो रहा है, तो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या? यस मेरे भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो इसके सामने में ये कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब सुनना, कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम माइनस में हो, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम वाला माइनस में मौजूद हो मेरे भाई, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के कहाँ जाता है, कहाँ पे जाता है? जीरो में। तो जीरो। नाइट्रोजन का जीरो वाला फॉर्म कौन सा होता है? N2 होता है मेरे भाई। समझ में आया? ये याद करो, की पॉइंट जो तुमको बताए थे, N2 होगा मेरे भाई। और मेरे भाई Cl का रिडक्शन होगा, तो Cl क्या करेगा? H, अब कौन बचा मेरे भाई? H और Cl2, HCl बन जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और HCl जैसे जैसे बन रहा होगा मेरे भाई और NH3 रिएक्शन के कंटेनर में मौजूद होगा, तो हो सकता है कि NH3 और HCl रिएक्शन करके कुछ अमाउंट पे NH4Cl भी बना है। यहाँ पर NH4Cl भी रह सकता है, रह सकता है, वो गारंटी नहीं है, चांसेस है इसका। क्या है मेरे भाई? चांसेस है। तो ये कब हम लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे अब इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले सेकेंड एग्जांपल को देखो। पहले NH3 प्लस Cl2, तो तुम कहोगे सर ये तो सेम रिएक्शन तुम उठा के दे दिए हो। नहीं, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर रहे हैं, ये एक्सेस पे लिख दिए। अब ऊपर वाला रिएक्शन समझ में आ गया हो मेरे भाई। ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, N2 बनाएगा उसको, लेकिन अमोनिया बच जाएगा और HCl जो बना होगा वो इस पर फिक्स्ड है कि NH4Cl के फॉर्मेट पे ही रहेगा। इस बार HCl के फॉर्मेट में रह ही नहीं सकता है। यहाँ पे शक था हमें कि 1:1 रेशियो में हो सकता है कि तुरंत बन के रुक गया होगा, NH3 खत्म हो गया होगा, अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो NH4Cl बना होगा। इसमें कंफर्म है, इसमें कंफर्म है मेरे भाई। और ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर तुम NH3 के साथ में Cl2 ही एक्सेस में ले लेते हो, तो पहले तो ये बेटा N2 बनाया होगा, N2 और N2 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा मेरे भाई। याद करो, N2 प्लस H2 रिएक्शन करके NH3 बनाता था, याद आ रहा होगा तुम्हें? N2 प्लस H2 रिएक्ट करके NH3 बनाता था। N2 प्लस O2 भी रिएक्शन करके NO N2O सब बनाता है मेरे भाई। तो NH3 पहले तो N2 में कन्वर्ट हुआ होगा और मेरे भाई यहाँ पर N2 में कन्वर्ट होने के बाद क्लोरीन से रिएक्शन करके ये NCl3 बना लेगा। क्या बना लेगा? NCl3 और प्लस HCl, क्योंकि HCl तो बना होगा N2 प्लस HCl और N2 और Cl2 रिएक्ट करके क्या बना लिया होगा? NCl3 मेरे भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट इसका है थर्ड पार्ट, इसे मत भूल जाना मेरे भाई, एग्जाम में आ जाएगा तो अच्छे से बना करके आना, गलती मत करना मेरे भाई। अपने पास में टाइम भी कम बचा है और ऑलमोस्ट बेटा आपका हैलोजन कंप्लीट हो गया, आधा घंटा का बचा हुआ है मेरे भाई। कुछ कुछ स्यूडो हैलोजन, इंटर हैलोजन, यही सब बताएंगे मेरे भाई, ठीक है।
और एक बात एक्सप्लेन करना बच गया है, HOCl वाला कैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, तो ये सारा एक्सप्लेन करेंगे मेरे में। और नोबल गैसेस में तो कुछ बताना नहीं है, यूजेस बस हमको बताना है कि कौन कहाँ पे यूज होता है, कौन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कौन किस में यूज होगा, किसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, ये सारी बातों को करना है, उस पे सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे में। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे मेरे में, हम चिल रहेंगे, चिलम नहीं लेने का। हम लोग का ऐसा मान के चले कि पी ब्लॉक खत्म हो गया।